चैप्टर 55। अब आगे। सुबह की धूप ने हवेली की रसोई को सुनहरी बना दिया था। कांच की खिड़कियों से आती किरणें रसोई के सफेद टाइलों पर पड़ते ही जैसे किसी पुराने चित्र को नई चमक दे रही थी। नेहा अपने एप्रन में खड़ी थी, शांत, व्यवस्थित और सलीकेदार, जबकि उसके सामने खड़ी सोना एप्रन पहनने के बावजूद पूरी तरह अव्यवस्थित सी परी लग रही थी। उसके बाल दो छोटे जुड़ों में बंधे थे, एक तरफ का रिबन ढीला होकर नीचे गिर गया था। हाथ में चाकू, सामने टोस्टेड ब्रेड और मेयोनेज का बाउल, और उसकी आंखों में उत्साह का समंदर। मॉम, मॉम देखो। सोना ने मेयोनेज से लथपथ ब्रेड उठाए और निया की ओर घुमाई। सोना ने सैंडविच बनाया, हीरो के लिए। उसकी आंखें चमक रही थी, होठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी, जिसमें मासूमियत भी थी, जीत की खुशी भी। निया पलटकर उसे देख हंसी रोक न सकी। ओह हो मेरी सोना, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हीरो को तो पसंद आएगा। सच्ची? सोना ने आंखें गोलकर पूछी। सच्ची मुच्ची। सोना ने उछलकर ताली बजाई। हीरो खुश होगा, हीरो मुस्कुराएगा, हीरो बोलेगा सोना बहुत अच्छी। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसका सिर थपथपाया। हाँ, बिल्कुल वही बोलेगा, लेकिन पहले उसे यह खिलाना तो पड़ेगा ना। सोना तुरंत सिर हिलाते हुए बोली। हाँ मॉम, सोना हीरो को खिलाएगी, खुद अपने हाथ से। नेहा ने प्लेट में सैंडविच को ठीक से सजाया, साइड में थोड़ा सलाद रखा, ऊपर से टोमेटो सॉस से दिल का छोटा सा शेप बना दिया। वो जानती थी सोना की दुनिया छोटी है, लेकिन उसमें प्यार बहुत बड़ा है। सोना ने प्लेट को दोनों हाथों से पकड़ा, लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, ओह, रुक जाओ, नेहा ने आवाज दी। धीरे धीरे चलो, प्लेट गिरेगी तो हीरो भूखा रह जाएगा। सोना तुरंत रुक गई, फिर बेहद गंभीर चेहरे से बोली। सोना हीरो को भूखा नहीं रहने देगी। नेहा हंसते हुए बोली, तो फिर ऐसे चलो जैसे कोई प्रिंसेस अपने किंग को खाना ले जा रही हो। सोना ने मुस्कुराकर सीना तान लिया। सोना क्वीन है, हीरो किंग है। हॉल की ओर जाते हुए सोना के कदम छोटे छोटे पर बेहद सावधानी भरे थे। वो प्लेट को ऐसे थामे थी जैसे कोई बच्ची अपनी सबसे प्यारी ड्राइंग लेकर दिखाने जा रही हो। अंश सोफे पर बैठा लैपटॉप में रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। सूट की शर्ट की बाहें आधी मुड़ी हुई थी, और माथे पर हल्की सी सिलवटें थीं। वो अपने ऑफिस मोड में था, लेकिन उस पल सोना का उत्साह किसी मीटिंग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। हीरो, हीरो, सोना की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। अंश ने सिर उठाया। वो मुस्कुरा उठा। क्या हुआ सोना? सोना उसके सामने आई, प्लेट को आगे कर बोली। हीरो के लिए सैंडविच बनाया, अपने हाथ से। अंश ने हैरानी से प्लेट देखी। थोड़ा ज्यादा मेयोनेज, एक तरफ जला हुआ टोस्ट, लेकिन ऊपर दिल का शेप बना के रखा था, जो किसी 5 सितारा होटल के प्रेजेंटेशन से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो मुस्कुराया। वाह सोना, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सोना ने उत्सुकता से पूछा। हीरो खाएगा? अंश ने कहा। बिल्कुल खाऊंगा, अगर हीरो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? सोना की आंखें चमक उठी। वो पास आकर कुर्सी खींच बैठ गई। सोना खिलाएगी? अंश कुछ कह पाता उससे पहले ही सोना ने एक सैंडविच का टुकड़ा उठाया और सीधे उसके मुंह के पास ले आई। खोलो, हीरो खोलो मुंह। नेहा दूर से देख रही थी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी थी। वो जानती थी, इस मासूम बच्ची के छोटे छोटे काम भी किसी की दुनिया बदल देने की ताकत रखते हैं। अंश ने सैंडविच खाया, मुस्कुराया और बोला, हम, बहुत टेस्टी। सोना उछलकर खड़ी हुई। सच्ची? सच्ची मुच्ची। सोना ने ताली बजाई और नेहा की ओर देख बोली। मॉम, हीरो ने कहा सच्ची टेस्टी। नेहा बोली, तो अब अगली बार हीरो के लिए जूस भी बनाना सीख लेना। सोना ने सिर हिलाया। सोना सब सीखेगी, ताकि हीरो को भूखा ना रहना पड़े। कमरे में एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। अंश ने उसकी बात पर नजरें नीची की, क्योंकि वो जानता था, ये सिर्फ मासूमियत नहीं थी, यह एक अटूट स्नेह था। एक ऐसा बंधन, जिसे किसी रिश्ते की परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। वो बस बोला, सोना। सोना ने पलटकर देखा। हाँ हीरो। थैंक यू। सोना ने भोलेपन से पूछा। ये कौन सा शब्द है? नेहा मुस्कुराते हुए समझाने लगी। मतलब, जब कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता है, तो हम कहते हैं थैंक यू। सोना ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। थैंक यू हीरो। अंश हंसा। नहीं सोना, ये तो मुझे कहना चाहिए। दोनों के बीच वो हंसी फैल गई। और सुबह की वह रसोई अब घर नहीं, बल्कि एक मासूम रिश्ते की कहानी बन गई थी। शहर की शाम उस वक्त सुनहरी हो चुकी थी। आसमान में डूबते सूरज की किरणें पुराने स्टोनब्रिज कैफे के शीशों पर पड़कर अजीब सी गर्माहट फैला रही थी। अंशी ने अपनी गाड़ी पार्क की और बाहर निकली। हल्के नीले रंग की शर्ट, खुले बाल और आंखों में वही तेज जो अक्सर किसी क्राइम सीन पर दिखता था।
पर आज ये तेजी किसी और वजह से थी। वो अपने कलीग्स के साथ अंदर जाने वाली ही थी कि दरवाजे पर किसी से हल्की सी टक्कर हुई। उसने सिर उठाया और सामने सारांश खड़ा था। सफेद शर्ट के कॉलर थोड़े खुले हुए थे, बाल हवा से बिखरे हुए, और चेहरे पर वही उदास ठहराव। वो कुछ पल के लिए उसे देखती रही। एक पल में उसका सारा दिन जैसे थम गया। हाय, उसके होठों से बस इतना ही निकला। सारांश ने एक नजर उसकी ओर देखा। कानों में पड़े हेडफोन उतारे भी नहीं, बस हल्की नजर डालकर वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। वो बिना बोले चला गया, जैसे उस मुस्कुराहट को देखना भी उसके लिए मना हो। अंशी कुछ पल वहीं खड़ी रही, उसके अंदर एक झटका सा लगा। फिर उसने अपने साथ आए दो कलीग्स की ओर देखा और बोली, तुम लोग अंदर चलो, मैं बस आती हूँ। और वो तेज कदमों से कैफे के बाहर निकली। बाहर सड़क किनारे हल्की बूंदें गिर रही थीं। सड़क के कोने पर सारांश बाइक के पास खड़ा कुछ सोच रहा था, जैसे किसी गहरे ख्याल में हो। अंशी ने आवाज लगाई, सारांश। वो पलटा नहीं, वो थोड़ी तेजी से आगे बढ़ी। सारांश, सुनो तो। वो रुका। धीरे से उसने अपना चेहरा उसकी ओर मोड़ा, आंखों में अंधेरा था और होठों पर दर्द भरी मुस्कान। क्या हुआ डीसीपी की बेटी, अब अरेस्ट करने आए हो? उसकी आवाज में तंज भी था और थकान भी। अंशी ने गहरी सांस ली। नहीं, अरेस्ट नहीं, बस बात करना चाहती हूँ। उसने धीरे से कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सारांश कुछ पल चुप रहा। बारिश की बूंदें उसके बालों से गिरती रहीं। उसकी आंखें अंशी की आंखों में कुछ ढूंढ रही थी, जैसे यकीन कि कोई उसे झूठा साबित न करे। लेकिन क्यों? उसने आखिर पूछा। अंशी कुछ हकलाए, फिर बोली, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तुम कुछ अलग हो। तुम्हारे चेहरे पर जितना दर्द है, उतना ही सुकून भी। सारांश हल्का सा हंसा, वो हंसी कड़वी थी। वो आगे आया, इतना पास कि उसकी आवाज अब फुसफुसाहट बन गई। अगर मैं कोई क्रिमिनल हुआ तो? अंशी ने उसकी आंखों में देखा। तो भी जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ कि तुम उस रास्ते पर चले गए। सारांश ने उसकी आंखों में सीधा झांका। मत चाहो अंशी, कुछ बातें जितनी दूर रहे उतना बेहतर। अंशी ने जवाब दिया, तो साफ मना कर दो। ये डर दिखाने की जरूरत नहीं। वो जाने ही लगी थी कि उसकी आवाज फिर गूंजी, एन सच में एक क्रिमिनल हूँ। उसके कदम ठहर गए। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। अंशी धीरे से पलटी। क्या कहा तुमने? सारांश ने एक लंबी सांस ली। हाँ, मैं क्रिमिनल हूँ। चैप्टर 56। अब आगे। अंशी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। वो बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सारांश मुड़ा, बाइक स्टार्ट की। बारिश अब उसकी आंखों को भी ढक रही थी। अंशी ने पुकारा, सारांश, प्लीज रुको, कम से कम इतना तो बताओ कि क्या तुम किसी खतरे में हो? वो पलटा और कहा, खतरे में मैं नहीं, वो है जो मुझ पर भरोसा करेंगे। और इतना कहकर वो चला गया। अंशी वहीं खड़ी रह गई, सड़क की लाइट्स के नीचे, बारिश में भीगती हुई। उसका दिल जैसे कुछ भारी हो गया था। रात के करीब 9 बज चुके थे। अंशी की गाड़ी हवेली के आंगन में दाखिल हुई। बाहर चौकीदार ने गेट खोला, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी झिझक थी। अंदर ड्राइंग रूम में रत्ना देवी, यानी उसकी दादी, सफेद साड़ी में बैठी हुई थी। टीवी बंद, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। जैसे ही अंशी ने पैर अंदर रखा, आवाज आई, बहुत देर से आए हो आज, अंशी? अंशी रुक गई। बस थोड़ा काम, उसने धीमे से कहा। रत्ना देवी ने चश्मा उतारकर टेबल पर रखा। काम या कोई और वजह? अंशी ने सिर झुका लिया। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? रत्ना देवी बोली, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया तुमने? कहीं वो एक्सीडेंट वाला लड़का ही तो नहीं? अंशी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिले। उसने जल्दी से कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसने खुद को शीशे के सामने देखा। उसकी आंखें लाल थीं, भीगी हुई। वो खुद से बोली, सारांश, आखिर तुम कौन हो? रात के अंधेरे में सारांश अपने छोटे से फ्लैट की बालकनी में बैठा था। सामने की सड़क पर गाड़ियों की आवाजें और दूर से आती बारिश की खुशबू। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी, उसके माँ पिता और छोटी बहन की। उसने तस्वीर को छुआ। काश तुम लोग होते, तो मैं इतना अकेला नहीं होता। उसकी आंखों में वही दर्द था जो अंशी ने देखा था। वो धीरे से बोला, अंशी, तुम समझ भी नहीं सकती कि मैं किस जाल में फंसा हूँ। उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। अननोन मैसेज, स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल। यू नो व्हाट हैपेंस टू पीपल हु गेट क्लोज टू यू। सारांश ने मोबाइल नीचे रखा। चेहरे पर गहरी छाया उतर आई। उसने बालकनी से आसमान की ओर देखा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन भीतर का तूफान अभी बाकी था। केबिन में हवा अचानक घुल गई, सूनी, गूंजती,
और किसी अनकहे सास की तरह। सिद्धि फाइलों को एक तरफ रखकर घुटनों तक खड़ी थी कि पीछे से बाहों का घेरा उसके चारों ओर लिपट गया। उसके दिल की धड़कन एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ गई। ऑफिस में अकेलापन और उस नजदीकी का डर दोनों एक साथ से सफलता हो उठा। सास की सांस उसके कान के पास गर्म थी। उसकी आवाज में वही धीमी समझदार जिद थी, बेबी मैं ही। सिद्धि ने अकस्मात खुद को खींचा और मुखर होकर बोली, सास सर मुझसे दूर रहिए। मैं आपकी बस एक नकली गर्लफ्रेंड हूँ। शब्दों में ठहराव था, पर उसकी आंखों में कोई झलक थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से कसकर पकड़ रखा हो। सास ने एक कदम आगे बढ़कर फिर उसकी एक लट को कान के पीछे छिपाया। उसका चेहरा पास आया, मुस्कान में तेवर और आंखों में चुनौती। अगर तुम हाँ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें असली बीवी भी बना सकता हूँ। उसकी बोली में कोई मजाक नहीं था, इसमें एक सौदे की गंभीरता भी थी, और एक पुरुष का वह भरोसा भी कि दुनिया उसकी सीमा तक झुक जाएगी। सिद्धि के होठों पर एक नाजुक सी मुस्कान आई, पर वह वापस हार नहीं मानने वाली थी। भीतर की आग ठंडी कर दे या उसे और भड़काना, यह उसकी मंसूबों की चाल थी। उसने धीरे से पर पक्की आवाज में कहा, सास सर आप जो चाहे कह ले, पर याद रखिए मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ। आपके लिए मैं वही करूंगी जो हमने तय किया है। असली दिल इश्क का खेल मेरे लिए नहीं है। उसका इशारा केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, नजरों में ठहराव था, हाथों में नियत की मजबूती। वह जानती थी कि हर कदम पर निगाहें हैं, हर मुस्कान का हिसाब रखा जा रहा है। साज उसकी आंखों में कुछ और पढ़ने की कोशिश में ठहर गया। वह जानता था कि सिद्धि में वही बात है जो उसे नापसंद करते करते उसकी दुनिया पलट दे सकती है। उसी क्षण केबिन का दरवाजा हल्के से खुला और नाज का सख्त पर कोमल स्वर पीछे से गूंजा, सास काम की बातें करो। और तुम सिद्धि, क्या फाइलें समेट ली? दोनों की सांसें ठहर सी गईं, जो हवा अभी अभी गूंज रही थी वह चुप हो गई। सास ने एक आखिरी बार सिद्धि की ओर देखा, उस निगाह में चाह भी थी और समझौता भी, फिर धीरज से वापस बैठकर अपने काम की ओर मुड़ गया। सिद्धि ने फाइल उठाई, माथे पर पसीना महसूस किया, पर चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान रख ली। भीतर उसके दिल में एक ठोस वादा गूंज उठा, ये सिर्फ शुरुआत थी। वशिष्ठ मेंशन की शामें हमेशा किसी पुराने हवेली के सन्नाटे जैसी लगती थी। भव्य पर ठंडी, जैसे हर दीवार के पीछे कोई न कोई राज छिपा हो। डाइनिंग हॉल में रोशनी जल चुकी थी। टेबल पर क्रिस्टल ग्लास, फाइन कटलरी और गीता आंटी द्वारा बनाए गए स्पेशल डिशेज रखे जा चुके थे। सिर्फ लोगों की कमी थी। ऊपर कमरे में शुभ अब भी सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान और जिद दोनों साथ मौजूद थे। अन्वी ने अलमारी से उसका हल्का जैकेट निकाला और पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। शुभ उठो, चलो डिनर कर लो, उसने धीमे से कहा। शुभ ने करवट बदली। अन्वी, सच्ची नींद आ रही है, सोने दो ना, कहते हुए उसने तकिया उठाकर चेहरा ढक लिया। अन्वी ने पल भर उसे देखा। उसकी हालत देखकर गुस्सा नहीं आया, बल्कि हल्की मुस्कान छिप गई होठों पर। शुभ, क्या हम सब साथ में डिनर भी नहीं कर सकते? उसने थोड़ा सख्त होकर कहा। हम 5 लोग ही तो हैं फैमिली में, क्या सब अलग अलग टाइम पर खाना खाएंगे? शुभ ने बिना तकिया हटाए बुदबुदाया। हमारी फैमिली में 4 लोग हैं। वो मिष्टी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। ये सुनकर अन्वी कुछ पल को ठिठक गई। शुभ ने शायद नहीं देखा, पर उसकी आंखों में झिलमिल सी पीड़ा उतर आई। वो शांत स्वर में बोली, शुभ, मासी माँ है वो, हमारे रिश्तों की बुनियाद है वो। तुम्हारे पापा वेद सब उन्हें अपना मानते हैं, फिर तुम क्यों नहीं? चैप्टर 57। अब आगे। शुभ ने धीरे से तकिया हटाया, आंखें खोली और पलंग के सिरहाने बैठ गया। क्योंकि मैं दिखावे पर यकीन नहीं करता, अन्वी। उसकी आवाज में वह ठंडापन था जो किसी बीते दर्द से पैदा हुआ था। वो जब यहाँ आती हैं, तो बस बातें करती हैं, पुराने किस्से दोहराती हैं, लेकिन कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं करती। अन्वी ने आगे बढ़कर उसके सामने बैठते हुए कहा, शायद इसलिए कि किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया। शुभ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नीचे से बटलर काका की आवाज आई, मैम, डिनर सर्व करने का टाइम हो गया है। अन्वी ने शुभ की ओर देखा। आओ, नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। शुभ ने होंठ भींचे और धीरे से कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। नीचे डाइनिंग हॉल में गीता आंटी ने सब कुछ सजा दिया था। सामने विराज और उनके बगल में मिष्टी बैठी थी, चेहरे पर वही मीठी मुस्कान जो कभी सच्ची लगती थी, कभी नकली। मिष्टी ने अन्वी को देखते ही कहा, लो आ गई वशिष्ठ खानदान की नई बहू, अब तो खाना शुरू करें। उसकी बात में मिठास कम, व्यंग्य ज्यादा था। अन्वी मुस्कुराकर बोली, मासी माँ, आप शुरू कीजिए, शुभ आता ही होगा। अच्छा, मिष्टी ने हंसते हुए कहा, या फिर हमेशा की तरह आज भी अपनी मर्जी से खाएगा?
विराज ने हल्के स्वर में टोका। मिष्ठी, छोड़ो ना, आज का दिन अच्छा है, झगड़े में क्या रखा। उसी वक्त सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। शुभ नीचे आ रहा था। साफ शर्ट, नीली जीन्स और वही गंभीर चेहरा। अन्वी ने राहत की सांस ली। वो आकर अन्वी के पास बैठ गया। मिष्ठी ने व्यंग्य से कहा, वाह क्या बात है, बहू का असर तो बड़ा तेज है। शुभ ने उसकी ओर देखे बिना बस इतना कहा, आपको जो समझना है समझ लीजिए मिष्ठी, मुझे असर की जरूरत नहीं। टेबल पर सन्नाटा छा गया। विराज जी ने माहौल बदलने की कोशिश में कहा, चलो खाना शुरू करते हैं। गीता, सबको सर्व करो। खाना परोसा गया। अन्वी ने कोशिश की कि बातचीत हल्की रहे। उसने शुभ को सलाद पास करते हुए कहा, ये लो, तुम्हारा फेवरेट। गीता आंटी ने तुम्हारे लिए ही बनाया। शुभ ने बस सिर हिलाया। मिष्ठी मुस्कुराकर बोली, लगता है इस घर में अब हर कोई किसी का फेवरेट बन रहा है। अन्वी ने संयम से जवाब दिया, रिश्तों में फेवरेट नहीं होते मासीमा, बस अपनापन होता है। मिष्ठी कुछ कहना चाहती थी, पर विराज जी ने इशारे से रोक दिया। उनकी निगाहें शुभ पर टिकी थीं, जो पूरे वक्त अन्वी की प्लेट में नजर रखे हुए था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। वेद ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें प्लेट में रखे अधूरे खाने पर टिक गईं। रेस्टोरेंट की हल्की रोशनी में देविका की आंखों की चमक साफ दिख रही थी। वही आंखें जिनमें कभी उसके लिए बेपनाह प्यार था, और आज वही आंखें जवाब मांग रही थी। देविका ने फिर कहा, आवाज भर्रा रही थी, वेद, मैंने उस दिन तुमसे कुछ नहीं पूछा, बस रो पड़ी थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं जानना चाहती हूँ, वो क्या वजह थी जिसने तुम्हें मुझसे अलग होने पर मजबूर किया। वेद ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाई, होंठ हल्के से कान पे। देविका, उस दिन अगर मैं कुछ कह देता, तो शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करती। देविका ने झुंझलाते हुए कहा, माफी, किस बात की, किसी और से प्यार करने की, या मुझे बिना वजह छोड़ देने की। वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, किसी और के लिए नहीं छोड़ा था तुम्हें, छोड़ा था अपने पिता के लिए। देविका चौंक गई, तुम्हारे डैड, उनका इससे क्या लेना देना। वेद की आंखों में कुछ पुरानी परछाइयां तैर आईं। वेद ने चुपचाप सिर झुका लिया। हाँ, उस वक्त मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सका। उनकी आंखों में जो डर था, वो मैं भूल नहीं पाया। मुझे लगा, अगर मैं इनकार करता तो वो टूट जाते, इसलिए मैंने तुम्हें तोड़ दिया। देविका की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने एक पल में हमारा सब कुछ मिटा दिया वेद, और अब इतने साल बाद बस एक माफी काफी है। वेद की आवाज टूट गई। नहीं देविका, माफी काफी नहीं है, लेकिन मेरे पास अब कुछ बचा भी तो नहीं। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा। रेस्टोरेंट की बैकग्राउंड म्यूजिक भी उस पल में धीमी लग रही थी। देविका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुमने उस वक्त सच्चाई बताई होती, तो शायद मैं तुम्हारा साथ देती वेद। लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कीमती था। वेद की आंखें भर आईं। वो बस यही कह पाया, काश उस वक्त मैं इतना मजबूत होता जितनी तुम आज हो। देविका धीरे से कुर्सी से उठी और बोली, अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपने जवाब खुद दूं। अब मैं तुम्हारे क्यों का इंतजार नहीं करूंगी वेद, मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। मेरा इंतजार खत्म कर दो वेद। वो चल पड़ी उस दरवाजे से बाहर, जहां से एक बार वो टूटी थी, और आज वहीं से अपने भीतर की शक्ति लेकर लौटी। चैप्टर 58। अब आगे। कमरे में हल्की सी ठंडक थी। सारांश की नींद अचानक किसी चीख से टूटी। तुम एक मर्डर हो, मार दिया तुमने मेरी बेटी को। सामने एक महिला खड़ी थी, सफेद डॉक्टर कोट में। उसके चेहरे पर दर्द था, आंखों में आंसू और होठों पर नफरत की लकीरें। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और सारांश के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुमने मुझसे मेरी बच्ची को छीन लिया। उसकी आवाज किसी टूटे दिल की चीख जैसी थी। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? सारांश उस सफेद लैब कोट में सिर झुकाए खड़ा था, आंखें जमीन पर टिकाए, जैसे जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। उसके होठ हल्के से हिले, आवाज बमुश्किल निकली, मैंने कोशिश की थी, मैं उसे बचाना चाहता था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले वो महिला चिल्लाई, झूठ, अगर तुम सच में बचाना चाहते तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। उसी पल रोशनी की चमक एकदम धुंधली पड़ी, और सब कुछ अंधेरा हो गया। नहीं, मेरी गलती नहीं थी मॉम। सारांश बड़बड़ाया, उसकी सांसें तेज थीं। अचानक उसकी आंख खुली। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, पसीने से भीगा माथा, और दिल जो अब भी उसी पल में अटका था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा पसरा था, बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और बालकनी की ओर बढ़ गया।
सामने उगते सूरज की हल्की किरणें आसमान को सुनहरी बना रही थीं। लेकिन उसके अंदर अभी भी अंधेरा था। हवा के झोंके ने उसके बालों को हिलाया। वो रेलिंग पर झुककर नीचे सड़क की तरफ देखने लगा, जहां लोग अपनी रोज की जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे, और वो खुद किसी ऐसे अतीत में कैद था जहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। उसने खुद से कहा, क्या सच में मॉम मुझे माफ कर चुकी हैं? या अब भी वहीं खड़ी हैं, उसी पल में, उसी नफरत के साथ? उसकी आंखें नम हो गईं। एक आंसू उसके गाल से फिसलता हुआ नीचे गिर गया, शायद उसी की तरह जो अब भी खुद से गिरा हुआ महसूस कर रहा था। मुंबई शहर का ट्रैफिक जैसे किसी बेचैन धड़कन की तरह गूंज रहा था। मुंबई एयरपोर्ट से एक लंबी ब्लैक कार निकलती है। कार के अंदर बैठे थे मिस्टर मेहता, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी वही सख्ती जो वक्त मिटा नहीं सका। उनके हाथ में फोन था, लेकिन मन किसी और जगह भटक रहा था। वो सिर्फ एक बात सोच रहे थे, अब तो कुछ ठीक होना चाहिए। कार जब मेहता मैंशन के बड़े गेट के सामने रुकी, तो बाहर दो गार्ड्स तुरंत खड़े हो गए। भारी गेट खुला और कार अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर ड्राइंग रूम की साइड में एक लेडी सोफे पर बैठी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और सामने रखी फोटो फ्रेम जिसमें एक हंसती खिलखिलाती लड़की थी। फोटो पर ताजा फूल रखे थे। वो थी मिसेज मेहता। मिस्टर मेहता अंदर आए। उनके चेहरे पर थकान और उम्मीद दोनों का मिश्रण था। वो बोले, अब तो माफ कर दो सुमिधा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गुजारिश थी। मिसेज मेहता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोटो को देखती रही। मिस्टर मेहता धीरे से आगे बढ़े। जो कुछ हुआ वो हमारी पीहू के साथ बहुत बुरा था, पर सारांश की गलती नहीं थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। सुमिधा का चेहरा सख्त हो गया। वो धीरे से बोली, कोशिश, वो कोशिश थी। मेरी बेटी उसकी निगरानी में थी। उसने मेरी बच्ची को मरने दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, हर शब्द जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से खोल रहा था। मिस्टर मेहता ने गहरी सांस ली। तुम भी डॉक्टर हो सुमिधा। तुम जानती हो, हर केस हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी किस्मत तय करती है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। वो पास आए। अगर तुम उस वक्त उसकी जगह होती, क्या तुम कुछ और कर सकती? सुमिधा का चेहरा एक पल के लिए कांप गया। उन्होंने सिर झुका लिया, पर अगले ही पल वो फिर गुस्से से बोली, फर्क ये है कि मैं अपनी गलती के साथ जी सकती हूँ, लेकिन उसने तो भाग जाना चुना। मिस्टर मेहता का दिल जैसे टूट गया। वो भागा नहीं सुमिधा, वो सजा काट रहा है खुद से। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें पता भी है वो गुरुग्राम में कैसे रह रहा है? हर दिन अपनी उस गलती के साथ जी रहा है जिसे उसने किया भी नहीं। वो जो था, अब नहीं रहा। हमारा हंसता खेलता बेटा मर चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस घड़ी की टिक टिक और बारिश की बूंदें खिड़की से टपकती रहीं। सुमिधा अचानक उठी, उनकी आंखों में लावा था। वो मेरी बेटी का हत्यारा है, और ये सच कभी नहीं बदल सकता। उनकी आवाज दीवारों से टकराए और पूरे घर में गूंज उठी। मिस्टर मेहता ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द रुक गए। उन्होंने बस धीरे से कहा, कभी न कभी तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही होगा। और वो कमरे से बाहर चले गए। पीछे रह गई सुमेधा, अपने गुस्से, अपने आंसुओं और उस टूटी हुई तस्वीर के साथ, जिसमें उनकी बेटी की मुस्कान अब सिर्फ याद बन चुकी थी। सारांश का फ्लैट। बालकनी में खड़ा सारांश अब भी उस पल को जी रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और कहा, मॉम, मैं अब भी वही हूँ, बस उस रात के बाद सांस लेना भूल गया हूँ। सामने का सूरज अब पूरी तरह उग चुका था, लेकिन उसके भीतर की रात खत्म नहीं हुई थी। नीचे सड़क पर बच्चे स्कूल जा रहे थे। उनकी हंसी उसे चुभ रही थी, क्योंकि उसे याद था, पीहू की हंसी भी कुछ ऐसी ही थी। वो अंदर आया, टेबल पर पड़ी फाइल्स खोली। उस पर लिखा था, कम्युनिटी हेल्थ कैंप गुरुग्राम डिवीजन। वो अब एक छोटे एनजीओ अस्पताल में काम करता था, जहां वो कमजोर बच्चों का इलाज करता था। शायद हर बार किसी बच्चे की सांस बचाकर वो अपनी एक गलती सुधारने की कोशिश करता था। उसने खुद से कहा, हर जान बचाकर शायद एक दिन मैं अपनी भी बचा लूंगा। सारांश रावल ग्रुप्स के साथ काम के साथ साथ अपना वीकेंड एनजीओ में बीतता था। रिद्धि सिद्धि का घर। कमरा मानो अचानक भारी हो गया था। दरवाजे पर खड़ी नाज, ऋषि और रोनी की मौजूदगी ने पूरे माहौल का रंग बदल दिया था। रिद्धि के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और झिझकते हुए पूछा, आप कौन? पीछे से सिद्धि की आवाज आई, कौन है रिद्धि? जैसे ही सिद्धि दरवाजे तक पहुंची, सामने खड़े तीनों चेहरों को देखकर उसके कदम ठिठक गए। मैम, सर, आप सब इतनी सुबह मेरे घर? उसकी आवाज में घबराहट थी, पर उसमें एक अजीब सी आदत भी, जैसे उसे उम्मीद थी कि एक दिन ये सामना जरूर होगा।
नाज मुस्कुराती हुई घर के भीतर आए। उसकी चाल में वही पुराना रॉयल अंदाज था। हम तुम दोनों को लेने आए हैं। रिद्धि के चेहरे पर अब और सवाल थे, लेकिन क्यों? कौन है आप लोग? ऋषि ने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम्हारी बहन ने बताया नहीं? उसका एक बॉयफ्रेंड है और हम उसी बॉयफ्रेंड की फैमिली हैं। रिद्धि का चेहरा एक पल को फीका पड़ गया। उसने अपनी बहन की ओर मुड़कर देखा। दी, क्या ये सच है? सिद्धि की आंखें झुक गईं। उसने एक हल्की सांस ली और धीरे से कहा, मैम, सर, हम यहीं ठीक हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन नाज किसी को मना करने की हालत में नहीं थी। वह आगे बढ़ी, सिद्धि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सिद्धि, आज नहीं तो कल शादी तो तुम्हें सास से करनी ही है। इसलिए मैंने और रोनी ने फैसला लिया है, अब और देर नहीं। शादी की तैयारियां शुरू होंगी और तुम दोनों अब रावल मेंशन में रहोगे। सिद्धि के अंदर कुछ टूटने जैसी आवाज आई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, रोनी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, क्या तुम लोगों का इरादा है हमें यहीं खड़ा रखोगी? रिद्धि झेप गई। उसने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया। जी प्लीज बैठिए। वह किचन की ओर गई, पानी के गिलास तैयार करने। किचन की पीली रोशनी में उसका हाथ कांप रहा था जब उसने ट्रे उठाई। उसके पीछे से सिद्धि आई, धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखकर बोली, रिद्धि, इतना परेशान मत हो। सब ठीक है। रिद्धि ने अपने चश्मे को सीधा किया, फिर धीरे से फुसफुसाई, दी, ये सब क्या है? आप उस ऊपर वाले कमरे में बैठे आदमी के लिए तो ये सब नहीं कर रही। सिद्धि का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, फिर उसने संयमित लहजे में कहा, वो हमारे अंकल हैं, रिद्धि, थोड़ा रिस्पेक्ट दो। लेकिन रिद्धि ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ा दी, उसने धीमी आवाज में कहा, वो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में कुछ अजीब है। मैं उससे डरती हूँ। सिद्धि ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस ट्रे पर रखे गिलास को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियों की पकड़ में वह डर, वह गुस्सा और वह रहस्य सब छिपा था जिसे वह वर्षों से अपने सीने में दबाए हुए थी। बाहर ड्राइंग रूम में नाज और रोनी अगली बातों की योजना बना रहे थे, पर उस छोटे से किचन में दो बहनों के बीच सच और झूठ की एक और दीवार खड़ी हो रही थी। एक ऐसी दीवार जिसके उस पार शायद कोई पुराना बदला अभी जिंदा था। चैप्टर 59। अब आगे। शाम के ढलते सूरज की किरणें फोटो स्टूडियो के शीशों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, किसी की मुस्कान, किसी की आंखों में छिपी कहानियां, किसी के सपनों का अक्स, सब जैसे एक एक पल की गवाही दे रही थी। देव अपने कैमरे को एडजस्ट कर रहे थे। कैमरे के पीछे खड़ा आदमी जब किसी की आत्मा को देखना जानता हो तो तस्वीरें भी बोलने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने आकर धीरे से उनकी कमर में बाहें डाल ली। एक हल्की सी खुशबू चंदन और लवेंडर की उनके चारों ओर फैल गई। देव मुस्कुरा उठे, ओह, तो हमारी आज की मॉडल शूट से पहले ही आ गई। उन्होंने बिना मुड़े कहा। पीछे से हंसी की हल्की सी आवाज आई, डैड, आज शूट नहीं, बात करने आए हूँ। देव ने कैमरा नीचे रखा और पलटकर देखा। सामने उनकी प्यारी बेटी देविका सफेद सूट में खड़ी थी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में कोई गंभीर बात छिपी थी। क्या बात है मेरी राजकुमारी, आज इतनी गंभीर लग रही हो? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। देविका ने हल्के से उनकी बांह थामी। डैड, मुझे आपसे वेद के बारे में बात करनी है। देव ने एक पल के लिए ठिठक कर उसे देखा। वेद? देविका ने सिर झुकाया। हाँ, वो, आप जानते हैं ना, मैं उसे अब भी भूल नहीं पाई। वो मुझसे बिना वजह अलग हो गया था, लेकिन अब उसने सब सच बताया है। देव ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में वही चिंता तैर गई जो हर पिता की होती है जब बात बेटी के दिल की होती है। सच? कैसा सच, बेटा? वो, उसके डैड ने दबाव डाला था और उसने मेरे लिए कुछ नहीं कहा, बस चला गया। देव ने धीमे से गहरी सांस ली। तो अब क्या चाहती हो? देविका की आवाज में दृढ़ता थी। मैं चाहती हूँ कि आप उसके डैड से बात करें। अगर आप उनसे बात करेंगे तो शायद वो मान जाएं। आप जानते हैं, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देव ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराए। कहो तो अभी फोन लगाऊं? देविका ने जल्दी से उनका हाथ रोक लिया। नहीं डैड, अभी नहीं, कल सुबह करेंगे। मैं चाहती हूँ सब कुछ शांत माहौल में हो। देव ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें, जिनमें कभी बचपन का डर छिपा रहता था, अब उनमें एक आत्मविश्वास था, अपने फैसले पर यकीन का। ठीक है मेरी बेटी, उन्होंने कहा, कल सुबह हम दोनों वशिष्ठ मेंशन जाएंगे। देविका मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में एक हल्का कंपन था। शायद उसे खुद नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। वशिष्ठ मेंशन। अन्वी कॉफी लेकर विराज की स्टडी में गई। वो फाइलों में डूबा बैठा था। डैड, मुझे कुछ पूछना था, उसने धीमे से कहा।
विराज ने सर उठाया। कहो शुभ, वो मिष्ठी मासी से इतनी नफरत क्यों करता है? विराज कुछ पल तक चुप रहा, फिर बिना उसकी ओर देखे बोला, कभी कभी अन्वी, लोग सिर्फ इंसान से नहीं, यादों से नफरत करते हैं। और वो यादें जितनी पुरानी होती हैं, उतना गहरा जख्म छोड़ जाती हैं। मतलब? अन्वी ने धीरे से पूछा। विराज ने बस सिर हिलाया। ये सब छोड़ो अन्वी, शुभ को परेशान मत करो। कुछ बातें वक्त से पहले जानना अच्छा नहीं होता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब जानता हो, पर कहना नहीं चाहता। अन्वी चुप रही, लेकिन उसके मन में अब सवाल और गहराते जा रहे थे। शुभ अन्वी का कमरा। रात का आधा पहर बीत चुका था। हवेली की बत्तियां एक एक कर बुझ रही थीं। बस अन्वी के कमरे की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। दरवाजा खोलते ही उसे कमरे में पसरी हुई हल्की सी बिखरावट दिखी। बिस्तर के एक कोने पर शुभ फैला पड़ा था, जैसे पूरे दिन की थकान उसके जिस्म से बहकर कमरे की हवा में समा गई हो। उसकी जैकेट कुर्सी की पीठ से फिसलकर फर्श पर आ गिरी थी, और एक तरफ उसका हाथ आधा बिस्तर से बाहर लटक रहा था। अन्वी ने धीमे से कदम बढ़ाए, कहीं उसकी नींद न टूट जाए। वो झुककर शुभ का हाथ समेटकर सही दिशा में रखती है, फिर उसकी जैकेट उठाकर करीने से कुर्सी पर टांग देती है। उसके चेहरे पर नींद की शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे की थकान सिर्फ अन्वी देख सकती थी। वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे मन ही मन कह रही हो, कभी तो खुद का भी ख्याल रख लिया करो शुभ। थोड़ी देर वो वहीं खड़ी रही, शुभ के चेहरे को देखती रही, वो चेहरा जो दिन भर तकरार में सख्त लगता था, पर नींद में किसी बच्चे की तरह मासूम दिखता था। फिर वो चुपचाप अपने कपड़े बदलने चली गई। वो जब वापस आई तो नजारा वही था। शुभ फिर से पूरे बिस्तर पर फैला पड़ा था, हाथ इधर पैर उधर, जैसे दुनिया की कोई परवाह न हो। अन्वी के होठों से हल्की सी हंसी फिसल पड़ी। अब मैं कहाँ लेटूं? उसने धीरे से कहा, पर जवाब में बस उसकी हल्की सी सांसें थीं। वो उसके पास आई, धीरे से उसके हाथ को एक तरफ सरकाया, सिरहाने की ओर तकिया सीधा किया और खुद उसके बगल में लेट गई। कमरे में अब सिर्फ दीवार, घड़ी की टिक टिक और दोनों की सांसों की लय थी। अन्वी ने करवट बदली, और उसकी नजर शुभ के चेहरे पर ठहर गई। उसकी पलकों की हर हरकत में जैसे कोई अनकहा भाव था, थकान भी, अपनापन भी, गुस्सा भी, और छिपा हुआ प्यार भी। वो बस उसे देखती रही। पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें बोझिल हुईं, कब उसका सिर तकिए पर धुलक गया, और कब वो शुभ के कंधे से लगकर नींद के आगोश में खो गई। बाहर चांदनी खिड़की के शीशे से भीतर उतर आई थी, उसके बालों पर, शुभ के माथे पर, और उन दोनों के बीच की उस दूरी पर जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। उस रात हवेली के किसी कोने में कोई झगड़ा नहीं था, कोई सवाल नहीं था। बस दो थके हुए दिल थे, जो बिना कुछ कहे, एक दूसरे के पास होने में सुकून पा रहे थे। चैप्टर 60। अब आगे। सुबह की धूप चौधरी हवेली के पुराने पत्थरों पर बिखरी हुई थी। दीवारों पर पीले सुनहरे रंग की आभा तैर रही थी, जैसे कई सालों बाद इस घर में फिर से किसी उत्सव की आहट हो। रसोई से घी, इलायची और बेसन की सुगंध हवा में घुली हुई थी। हवेली के आंगन में नीम का पेड़ अपने पत्ते झटकते हुए मानो कह रहा था, देखो आज घर वाले लौट आए हैं। अर्जुन चौधरी अपनी गाड़ी हवेली के बड़े फाटक से अंदर लेकर आया। उसके साथ उसकी पत्नी विधि और 7 साल का बेटा अवि था। गाड़ी रुकते ही हवेली के नौकरों में हलचल मच गई। वर्षों बाद चौधरी खानदान की छोटी बहू और पोता अपने परिवार के साथ घर लौटा था। गाड़ी के रुकते ही नीति भाभी और सिमरन जी बाहर आईं। दोनों के चेहरे पर सालों का इंतजार झलक रहा था। अरे अर्जुन, आखिरकार तुम आ ही गए, नीति बोली। उसकी आवाज में खुशी भी थी और चुटकी लेने का अंदाज भी। और ये रही हमारी विधि बिटिया। ओह कितनी बदल गई हो तुम, सिमरन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे पुरानी बहू नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई बेटी वापस मिली हो। विधि हल्का सा मुस्कुराए, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते चाची जी, बोल उनके पैर छू लिए। उसकी झिझक साफ झलक रही थी। हवेली के लोग, उनकी बातें, उनकी निगाहें, सब उसे जैसे परख रहे थे। रत्ना देवी, जो आंगन के कोने में पीतल की थाली में तुलसी को जल चढ़ा रही थी, अचानक मुड़ी। उनकी आंखों में सख्ती थी, वही पुरानी तेज आवाज, जो किसी समय पूरे घर की धड़कन तय करती थी। ये इस घर में क्या कर रही है? उन्होंने तीर सा सवाल उछाला। अर्जुन, तू इसे छोड़ क्यों नहीं देता? इतने साल हो गए, अब तो समझ ले कि जो औरत घर छोड़ के जाती है, वो अपनी इज्जत भी वहीं छोड़ जाती है। सारा घर जैसे थम गया। नीति की मुस्कान गायब हो गई। सिमरन जी ने एक लंबी सांस ली। अर्जुन के भीतर जैसे कोई पुराना ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में दृढ़ता की लौ थी। बुआ जी, उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, वो मुझे छोड़कर गई है, इसका मतलब यह नहीं कि हम डाइवोर्स ले लें। विधि अपने सपने पूरे करने गई थी।
बहुत जल्द वो फिर हमारे साथ इस घर में रहेगी, पहले से भी मजबूत बनकर। रत्ना देवी ने तीखे स्वर में कहा, सपने? औरत के सपनों से घर नहीं चलते अर्जुन। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, घर सपनों से ही तो बनता है बुआ जी। थोड़ा सब्र कीजिए, फिर यही विधि आपको आकर बहुत अच्छे से नियम और कानून सिखाएगी। विधि ने चुपचाप सब सुना। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर एक हल्की, आत्मविश्वासी मुस्कान। नीति बोली, हाय हाय अर्जुन, फिर तो हमारी विधि एडवोकेट बन जाएगी। फिर तुमसे कोर्ट में कैसे लड़ेगी विधि? सभी के चेहरों पर हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। सिमरन जी ने सबको ब्रेकफास्ट टेबल पर बुलाया। चलो, सब नाश्ते पर चलो। आज तो हमारे अवी की पसंद का सब कुछ बना है, मूंग दाल के पराठे, आलू की सब्जी और विधि के लिए दही जलेबी। रसोई से नौकरानी की आवाज आई, मालकिन, लड्डू भी तैयार हैं। विधि मुस्कुराए, मम्मी जी, आपको अब भी याद है कि मुझे लड्डू कितने पसंद हैं? सिमरन बोली, बेटा, माँ को अपने बच्चों की पसंद कैसे भूल सकती है? अभी टेबल पर बैठा, चम्मच से प्लेट ठकाने लगा। दादी, मुझे जलेबी चाहिए। नीति ने तुरंत एक जलेबी उठाकर उसकी प्लेट में रख दी। लो हमारे छोटे वकील साहब, ये तुम्हारी मिठाई। सभी हंस पड़े। हवेली में सालों बाद ऐसी हंसी गूंजी थी। पर रत्ना देवी का चेहरा अब भी कठोर था। उन्होंने अर्जुन को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू चाहे जितना समझा ले, पर घर की इज्जत वो होती है जो घर में रहती है। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, और घर की ताकत वो होती है, बुआ जी, जो सपनों को सच करने का हौसला रखे। विधि ने वही किया है। विधि ने अर्जुन की तरफ देखा। उनके बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन नजरों में बहुत कुछ था, एक वादा, एक साथ फिर से शुरुआत का। नाश्ते के बाद जब सब आंगन में बैठे, तो हवेली में पुरानी बातें छिड़ गईं, बचपन की शरारतें, त्योहारों की यादें और पुराने रिश्तों की कड़वाहटें। सिमरन बोली, विधि, अब जब तुम वापस आए हो, तो यहीं रहो ना। अभी को भी तो अपने दादाजी की कहानियां सुननी है। विधि ने विनम्रता से कहा, मम्मी जी, इस बार तो हम बस कुछ दिन के लिए आए हैं। अभी की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो सोचा कि परिवार से मिल लें। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, जैसे कहना चाहता हो अब जाओ मत। पर विधि की आंखें कह रही थी, थोड़ा और वक्त दीजिए। नीति फिर बोली, अरे सुनो सुनो, जब विधि एडवोकेट बनेगी ना, तो हम सबके केस वही लड़ेगी। अभी ने तुरंत मासूमियत से कहा, तो क्या मम्मा मुझे भी जेल से छुड़ा लेंगी अगर मैं गलती कर दूं? सब हंस पड़े। रत्ना देवी तक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दोपहर तक हवेली के आंगन में रौनक लौट आई थी। नीम के पेड़ की छांव में अभी पतंग उड़ा रहा था। अर्जुन पास में बैठा उसे सिखा रहा था। विधि दूर से देख रही थी, दोनों को देखकर उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। सालों से उसने ये पल सपनों में देखा था, अपने पति और बेटे को यूं साथ खेलते हुए। तभी आशी अंदर से निकली। चलो अभी, विधि, हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देंगे, उसने कहा। विधि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, थैंक यू, आशी भाभी। निशी, सबसे छोटी भाभी, भागती हुई आए और अवी के हाथ में गिफ्ट थमा दिया। ये लो छोटे साहब, मेरे हाथों से बनाए चॉकलेट्स। अवी की आंखें चमक उठी, थैंक यू, छोटी ताई माँ। सिमरन और नीति रसोई से लड्डू का डिब्बा लेकर आई। विधि बेटा, ये अपने साथ ले जाओ, खुद के हाथ से बनाए हैं। और हाँ, नीति मुस्कुराए, अब अपना ख्याल रखना। पीछे से सिमरन की आवाज आए, हाँ, और नहीं तो क्या। सभी हंस पड़े। विधि ने डिब्बा लिया, फिर झुककर सास के पैर छुए। आपका आशीर्वाद चाहिए मम्मी जी, अगली बार जब आऊंगी, तब सिर्फ मुलाकात नहीं, एक नई शुरुआत होगी। सिमरन की आंखें भर आईं। उन्होंने विधि को गले लगा लिया। हमेशा खुश रहो, बेटा। तुम्हारे आने से ये हवेली फिर घर लगने लगी है। अर्जुन पास आया, कार का दरवाजा खोला। विधि बैठने से पहले पलटकर हवेली की ओर देखी। वो घर जो कभी उसके सपनों को रोकना चाहता था, आज उन्हीं सपनों की वापसी पर गर्व महसूस कर रहा था। रत्ना देवी बरामदे से देख रही थी। उनके चेहरे पर अब सख्ती नहीं थी, बस एक गहरी सोच। शायद उन्होंने भी पहली बार समझा था, औरत घर छोड़ती नहीं, घर बनाती है, चाहे दूर रहकर ही क्यों ना। लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी सोच झटक दी। गाड़ी धीरे धीरे हवेली से निकल गई। नीति ने लंबी सांस ली। कितने सालों बाद इस घर में फिर से चूल्हे की महक, बच्चों की हंसी और रिश्तों की गर्माहट लौटी है। सिमरन बोली, हाँ नीति, शायद यही विधि का असली केस था, रिश्तों को वापस जीता लेना। रत्ना देवी ने दूर आसमान की ओर देखा, नीला, खुला, विशाल। कभी कभी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सपनों के लिए थोड़ा झुकना भी घर की इज्जत होती है। चैप्टर 61। अब आगे। सिमरन जी ने अपनी धोती का पल्लू ठीक किया, फिर रत्ना देवी की ओर देखा। जी जी,
उनकी आवाज में संयम था, पर शब्दों में ठहराव। रिश्तों के लिए झुकना जरूरी है, पर हर बार औरत ही क्यों झुके? अगर औरत अपने सपनों के लिए खड़ी होती है तो क्या वो बगावत है? रत्ना देवी की नजरें सख्त हो गईं। सपनों की बातें बहुत होती हैं, पर घर का नाम, इज्जत, मर्यादा क्या कोई खेल है? आज की बहुएं तो बस नाम की सीता हैं, अपने राम को छोड़कर करियर की लक्ष्मी बनना चाहती हैं। सिमरन जी ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। जी जी, वक्त बदल गया है। अब रिश्तों को टिकाने के लिए सिर्फ परंपरा नहीं, समझदारी भी चाहिए। जब विधि के इस फैसले से अर्जुन को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। रत्ना देवी ने दुपट्टा झटकते हुए कहा, तुम्हारे इस सोच पर तो सीओ बहू का असर है। उनके स्वर में व्यंग्य टपक रहा था। सिमरन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो होगा ही, जी जी। उसे 25 साल हो गए हैं इस घर में आए हुए। बहुत कुछ बदला है उसने, बस आपकी सोच रह गई। रत्ना देवी का चेहरा लाल पड़ गया। उनकी आंखों में कुछ कहने की चाह थी, लेकिन शब्द जैसे होठों पर आकर रुक गए। सिमरन और नीति एक दूसरे को देखते हुए भीतर चली गईं। उनके कदमों की आवाज हवेली के पुराने पत्थरों पर गूंजती रही, जबकि रत्ना देवी वहीं बैठी अपनी मुट्ठी कसकर गुस्से को भीतर दबा गईं। उनके चेहरे पर वो चुप्पी थी जो कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है। एयरपोर्ट के बाहर शाम की लालिमा आसमान पर फैल चुकी थी। सड़क पर हल्की हवा थी और सूरज की किरणें अब गाड़ियों के शीशों में सुनहरा रंग भर रही थी। अर्जुन, विधि और अभी एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। उनके साथ थे आशी और करण, चौधरी परिवार के दो सबसे करीब लोग, जो हमेशा अर्जुन और विधि के रिश्ते के बीच सेतु बनकर खड़े रहे। अभी खुशी खुशी अपने छोटे बैग को घसीट रहा था, जिस पर सुपरहीरो का स्टिकर चिपका था। विधि ने उसकी टोपी ठीक करते हुए कहा, धीरे चलो बेटा, अभी फ्लाइट में बहुत समय है। करण मुस्कुराया, इसमें कोई शक नहीं कि अभी बिल्कुल अपने पापा पर गया है, न वक्त की फिक्र, न किसी की डांट का डर। अर्जुन ने हल्के से कहा, हाँ, बस फर्क इतना है कि इसे मम्मा संभालती हैं, मुझे तो कोई नहीं संभालता था। सब हंस पड़े। विधि ने सादगी से आशी और करण के पैर छुए। आप दोनों ने जितना साथ दिया है, उसके लिए शब्द नहीं है। हमेशा लगता है जैसे इस घर में अब भी मेरे अपने हैं। करण ने झुककर विधि को आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो विधि। और अगली बार जब आना, तो घर में रहना, होटल में नहीं। ये हवेली तुम्हारा भी घर है। विधि ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। तभी अभी भी दौड़कर आया और बोला, मैं भी पैर छूऊंगा। उसने एक एक कर अर्जुन, आशी और करण के पैर छुए। सबकी आंखों में एक साथ हंसी और नमी दोनों उतर आए। आशी ने उसे गोद में उठा लिया। अरे शरारती, जब तू इतना बड़ा हो गया है तो अब हमें भूल मत जाना। अगली बार से हमें मिलने आने की जगह सीधा हवेली में रहना है, ओके? अभी ने आंखें बड़ी कर मासूमियत से कहा, बड़ी मॉम, मुझे आपके साथ रहना है। उसकी आवाज में सच्ची चाह थी, और आंखों में वही अपनापन जो बच्चों के पास होता है। करण ने अभी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारी मम्मा अकेली हो जाएगी, नन्हे। तुम्हें मम्मा का ख्याल रखना है, ठीक है? अभी कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है बड़े पापा, मैं मम्मा का ध्यान रखूंगा, लेकिन अगली बार जब आऊंगा, तो बड़ी मॉम के साथ रहूंगा। सब फिर से हंस पड़े। अर्जुन ने झुककर अपने बेटे को गोद में उठाया। चल मेरे शेर, अब अपने पापा को एक प्रॉमिस दो। अभी ने पूछा, क्या प्रॉमिस पापा? अर्जुन ने उसकी छोटी सी ठोड़ी उठाई, कि तुम अच्छे बच्चे की तरह मम्मा की बात मानोगे, ठीक है? अभी ने गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाया। ओके पापा, प्रॉमिस। अर्जुन ने उसके माथे पर किस किया, एक लंबा, भावनाओं से भरा चुंबन। उस चुंबन में पिता का गर्व, पति का सुकून और विदाई का दर्द सब था। विधि उस दृश्य को देखती रही। उसकी आंखों में चमकती नमी अर्जुन से छुपी नहीं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, बस उतना ही कहा, अपना ख्याल रखना, और अब खुद को मत रोकना। तुम्हारे सपनों की लड़ाई, अब मेरी भी है। विधि की पलकों से एक बूंद गिर पड़ी। आपके भरोसे के बिना मैं कुछ नहीं अर्जुन। बस इतना याद रखिए, मेरा हर कदम आपके ही नाम है। करण और आशी एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। आशी बोली, बस अब ड्रामा बंद करो दोनों, वरना अभी रो देगा। अभी तुरंत बोला, मैं रोऊंगा नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ। विधि झुककर बोली, और स्ट्रॉन्ग बॉय अपनी मम्मा को संभालेगा, है ना? अभी ने गर्व से कहा, हाँ मम्मा, मैं सुपरमैन हूँ। सभी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। विधि ने धीरे से अपने हैंडबैग का स्ट्रैप कंधे पर रखा, बोर्डिंग पास निकाला, और एक बार पीछे मुड़कर देखा। एयरपोर्ट की भीड़ में भी उसे अर्जुन की नजरें साफ दिखी, वो नजरें जो बिना कुछ कहे भी हर वादा निभाने की ताकत रखती थी। अर्जुन ने उसे बस एक हल्की सी मुस्कान दी, जिसमें शब्दों से ज्यादा भरोसा था।
वो मुस्कान विधि के दिल में उतर गई, जैसे कोई कह रहा हो, जा, अपने सपने जीत ले। विधि ने अवी का हाथ थामा और आगे बढ़ी। अवी बार बार पीछे मुड़कर देखता। पापा बाय। अर्जुन ने हाथ हिलाया, बाय शेर। आशी की आंखों में हल्की नमी थी। करण ने उसका हाथ थामा, रोने मत देना खुद को, ये घर अब बदल जाएगा। अर्जुन ने जो ठान लिया है वो पूरा करेगा। आशी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और विधि का साथ उसके भीतर की ताकत बनेगा। उसी रात चौधरी हवेली के बरामदे में हल्की हवा बह रही थी। नीम के पत्तों से छनकर आती चांदनी पत्थरों पर गिर रही थी। सिमरन जी झूले पर बैठी थी और नीति उनके पास चाय लेकर आई। भाभी, अभी विधि के जाने के बाद घर फिर से खाली लगने लगा है, नीति ने धीमे स्वर में कहा। सिमरन ने चाय की चुस्की ली। खाली नहीं, बस थोड़ा अधूरा। जब तक किसी की सोच में बदलाव नहीं आता, घर का हर कमरा अधूरा ही रहता है। नीति ने मुस्कुराकर कहा, आपका इशारा रत्ना जीजी की तरफ है ना? सिमरन हल्के से हंसी। वो बदलेंगी, समय सबको सिखाता है। चैप्टर 62। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन की रसोई आज किसी त्योहार से कम नहीं लग रही थी।